कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जो लोग अभी तक प्रतीक्षा कर रहे होंगे, थोड़ा सा विलंब आज हुआ है और इस विलंब के बाद हम लोग उपस्थित हैं व्याकरण की कक्षा में, जो कि मूल रामायण में आए हुए पदों के बीच में जो संधियां हुई है उसको पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर संधि में दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि और पूर्व रूप, इन संधियों को हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे, आज विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। व्यंजन संधि को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और पाठ आरंभ करने के पहले हम लोगों को ये एक पढ़ लेना है माहेश्वर सूत्र को, क्योंकि भगवान शिव की स्तुति इसमें है और इसको पढ़ लेने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे पीछे आप लोग बोलिएगा, अभ्यास हो जाएगा, याद हो जाएगा, उच्चारण भी शुद्ध हो जाएगा, पूर्ण भी मिलेगा। आप लोगों को दिख रहा होगा दाहिनी ओर माहेश्वर सूत्र लिखा हुआ है लाल रंग में। आरती जी गुरुजी, दिख रहा है। दिख रहा है, सूत्र जी याद कर लेना। जी जी। पीछे पीछे बोलिए। ओई उण, रील रिक, ए ओम, आई औच, हय वरट, लण, यमगणनम, झ भय, घ ढ धस, जबगडदस, ख फ छ ठ थ, च ट तब, क पय, स श सर, हल। ये माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। और इस माहेश्वर सूत्र में कल हम लोगों ने देखा था कि एक सूत्र आया था, पाणिनि का सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। वह सूत्र खर वर्णवाद में, खर प्रत्याहार के वर्णवाद में होने पर विसर्ग को स कर देता है। और इसके लिए माहेश्वर सूत्र को यदि हम जान लेते हैं तो जल्दी हम समझते हैं, शॉर्टकट है ये। और यदि नहीं जानते हैं तब हम कहते हैं खर का अर्थ लगा करके लिखते हैं। उसमें भी वर्ग को जानना जरूरी हो जाता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में हल संधि के पहले हम लोग पढ़े थे पू, चू, टू, तू, पू। पू कहने से कवर्ग, चू से चवर्ग। इन वर्गों के दूसरे, पहले और तीनों शकार का नाम खर है। जैसे यहाँ पर हम ख फ छ ठ थ च ट त क प और तीनों शकार को लेकर के खर बनाते हैं। ख से शुरू करते हैं और जहां र अंत में मिल जाता है, रीफ वाला र, वहां तक चले जाते हैं। तो ख में वर्ग का दूसरा अक्षर है क ख, फ जो है वर्ग का दूसरा अक्षर है प फ, च छ, ट ठ, त थ, तो ये वर्ग के दूसरे अक्षर हो गए। और च ट त क प, च छ ज झ य का च,
ट ठ ड ढ का ट। तो जब हमें माहेश्वर सूत्र याद हो जाता है तो ज्यादा नहीं, केवल इतना याद करना है खर। तो ख कहा, वर्ण का शुरू वाला अक्षर और अंतिम वाला र, इन दोनों को बोलने से बीच वाले सभी का बोध हो जाता है। तो खर कह देने से इन सभी अक्षर को समझ हम लोग लेते हैं। इसी को प्रत्याहार कहा जाता है संस्कृत में। तो विसर्ग संधि पर चलते हैं और विसर्ग संधि में देखते हैं कि कौन ऐसा खर वर्ण वाद में है जहां जिसके पहले आए हुए विसर्ग को स हो जाता है। ये विसर्ग संधि में हम लोग आ गए और ये कहता है विसर्ग संधि कहते किसको है? विसर्ग के साथ आगे स्वर वर्ण हो अथवा कोई हल वर्ण हो, उसके संधि को हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। और इस संधि में सु, र, उ या लो ये कार्य होते हैं। विसर्ग संधि में क्या होते हैं? सौ का सौ हो जाता है। जैसे हाँ, जैसे यहाँ हम विसर्ग को सौ होते हुए देख रहे हैं। समस त्यागे, समह में विसर्ग को त्यागे, यह खर वर्ण है, वर्ग का पहला अक्षर है तो, क प च ट त, क प य, तो यह हुआ च ट त, तवर्ग का पहला अक्षर है। और माहेश्वर सूत्र में भी तो आया है खर प्रत्याहार में। तो वर्ग के प्रथम अक्षर अर्थात खर प्रत्याहार के अंतर्गत त्यागे का तो आया, अतः समह वाले विसर्ग को क्या कर लिया था हम लोग? स कर लेते हैं, तो हो जाता है समस त्यागे। ऐसा ये स विसर्ग स के रूप में बदल जाता है, तो समस त्यागे हो जाता है। हो गया। यह इसीलिए है, देखिए संधि की व्याख्या मैं लिख रहा था। व्याकरण के लिए एक पुस्तक है प्रीति, प्रारंभिक कक्षा में पढ़ाई होती है उस पुस्तक से, नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। उसके लेखक यहाँ कैसे मिलेगा? जी है। वो प्रीति आप नहीं पढ़िए, आपके लिए कठिन थोड़ा हो जाएगा। दूसरी पुस्तक में बता दूंगा। वो प्योर व्याकरण है और जो संस्कृत पढ़ने वाले छात्र होते हैं वो उसको पढ़ते हैं। वह हाँ, आरती के पास। आरती तुम्हारे किस कक्षा में लगा है? आरती तुम हमको भेज दो, तुम्हारे पास है तो भेज दो। मैं कैसे भेज दूं? ये बता रही तो बोले भेज दो। अच्छा, मैं प्रीति उस पर मेरा बहुत बड़ा काम किया हुआ है। 2 साल लगातार काम किया हूँ लघु सिद्धांत कौमुदी पर। और ये जो ब्लॉग की चर्चा मैं करता हूँ, यहाँ ट्यूटोरियल है, बहुत सारा ट्यूटोरियल बना हुआ है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का उसकी व्याख्या, जैसे ये दिखा रहे हैं ना आपको, मूल रामायणम की व्याख्या लिखी है, वैसे ही लघु सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या भी है। और व्याख्या के साथ साथ जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ाते हुए वीडियो लगा हुआ है उसमें। हम देखे थे, गए थे ब्लॉग पे। हाँ, तो वो लघु सिद्धांत कौमुदी की पूरी व्याख्या और वहां पढ़ाया हुआ वीडियो और सूत्रों को और सूत्रों के अर्थ को वृत्ति कहते हैं, तो उसका उच्चारण भी वहां दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर मूल रामायणम में एक वीडियो लगा दिया मूल पाठ का, वैसे ही वहाँ MP3 भी लगा हुआ है, MP4 भी लगा हुआ है और टेक्स्ट भी है। तीनों फॉर्मेट में वहाँ सामग्री है। अच्छा। हाँ, तो डिजिटली आप पढ़ सकें, कोई भी चीज को लोग पढ़ सकें, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि देश हो या विदेश हो, रात हो या दिन हो, घर हो या बाहर हो, हर परिस्थिति में उसको सामग्री मिल जाए, कभी भी कहीं भी वो पढ़ सके। डिजिटल फॉर्मेट का यही एक फायदा है। तो वो डिजिटल रूप में कन्वर्टेड है लघु सिद्धांत कौमुदी।
चर्चा ये उठ रही थी कि उस पुस्तक की जब मैं व्याख्या लिख रहा था, एक बात बार बार मन में आवे कि ये जो संधि है, इसकी मजबूरी भी है कि ये पहले पढ़ा दी जाए, और एक समस्या भी है इस संधि के साथ कि जब तक आगे के पाठ को आप नहीं पढ़ते हैं, तब तक आप संधि ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि संधि अपने आप में पूर्ण नहीं है। यहाँ पद तो बनते नहीं है, संधि होती कहाँ? देखिए, दो पदों के बीच में संधि होती है या पद के भीतर में संधि होती, दो ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? संधि कहाँ कहाँ होती है? या तो दो पद के बीच में, जैसे एक समह पद है, एक त्यागी पद है, ये दो पद हैं। इस दो पद के बीच में संधि हो गई, विसर्ग को स हो गया। अथवा कई बार एक ही पद होते हैं और उस पद के भीतर भी संधि हो जाती है। पद बनता है, संधि होने के बाद पद बनते हैं, कई पद के भीतर संधि होती है। वैसे भी उदाहरण पहले भी आए हैं और बाद में भी आए हैं, चूंकि इतना समझाना लक्ष्य नहीं था, इसीलिए उसकी चर्चा नहीं किया था। तो न तो हम यहाँ तक पद के बारे में पढ़े होते हैं। पद तब बनता है जब सुप या तिंग एक प्रत्यय है, वो प्रत्यय लग जाए, तब वह पद बनता है। जब तक सुप और तिंग प्रत्यय अंत में न आवे, तब तक वह पद नहीं होता है। तो संधि जब हम पढ़ते हैं तो सुबंत और तिङंत का ज्ञान नहीं होता, इन प्रत्ययों का ज्ञान नहीं होता। और जब इन प्रत्ययों का ज्ञान नहीं होता है तो समस्या क्या है? हम संधि को नहीं समझ पाते हैं। तो अब आगे जब हम सुबंत तिङंत को पढ़ेंगे तो वहां संधि की आवश्यकता हो जाएगी, इसीलिए हम थोड़े थोड़े संधि को यहाँ बता देते हैं, शुरुआत में बता देते हैं संधि। इसके लिए भर्तृहरि ने एक अच्छा श्लोक लिखा है, उपायाः शिक्ष्माणानां बालानां उपलालनाः असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। इसका अर्थ होता है, बच्चे को आप खिलौने देती हैं ना, उस खिलौने में क्या होता है? ट्रेन भी बना होता है, बस भी होता है, कार का भी देते हैं खिलौने। क्या वह कार है? क्या उस पर कोई बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। लेकिन जो वास्तविक कार है जिसमें हम बैठते हैं, यात्रा करते हैं, उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए हम वैसी ही आकृति वाला एक चीज दे देते हैं बच्चे को, और उससे खेल खेल के, देख देख करके बच्चा उस कार को समझ जाता है जो वास्तविक है। वही स्थिति है, हम असत्य से सत्य की ओर जाते हैं, असत्य रास्ते में चलते हुए सत्य रास्ते तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ जो हम लोग अभी संधि पढ़ रहे हैं, कठिनाई इस संधि में ये है कि असत्य तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन अपूर्ण जरूर है। यह अपने आप में पूर्ण नहीं है, पूर्ण प्रसंग नहीं है, इसीलिए समझने में आंख मूंद के समझ लेना है, रूल याद कर लेना है। और यदि हम इसको मूल रामायण के पदों के द्वारा समझने की ज्यादा कोशिश की, अर्थात समह का अर्थ कर लें, त्यागे का अर्थ करें, तो यहाँ तो ठीक है, विसर्ग है, समह, वसतः, ततः, कृत कृत्यः, ये प्रथमांत पद बहुत सारे हैं, तो इसका अर्थ समझ में आता है। लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं जब प्रक्रिया की दशा में हो, शब्द बन रहे हों, आगे सुप प्रत्यय आ चुका है, अभी पद निर्मित नहीं हुआ, और उसके भीतर जब काम होने लगता है तो वह तो अभी सार्थक शब्द बना नहीं, निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, और उस प्रक्रिया की दशा में भी संधियां होती, उस प्रक्रिया को समझ लेनी है। तो समह त्यागे में विसर्ग को स हो गया है, आंख मूंद करके चलते हैं, विसर्ग संधि पढ़ लेते हैं और प्रक्रिया को समझ लेते हैं जो होता क्या है। इसका फल नहीं मिलेगा, फल तब मिलेगा खूब
जब हम प्रत्ययों को पढ़ेंगे, और आगे चल करके कुछ प्रत्यय, कुछ धातु, इन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उसके नेचर को समझेंगे। जी जी नदी तीर्थवा में, नदी है तीर्थवा है, तो विसर्ग को स हो जाता है, तो नदी तीर्थवा ऐसा हो जाता है। यहाँ नदी जो है यह सुप प्रत्यय है, और तीर्थवा में अक्त्वा है, यह कृत प्रत्यय कहलाता है। कृदंत, कृत प्रत्यय धातुओं से होते हैं, कभी कभी सुप से भी हो जाता है, इक्का दुक्का उदाहरण उसके भी मिलते हैं, लेकिन यह सेट फार्मूला है कि कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु से होते हैं। त्रिप्लवन तरणयो, त्रि धातु है, तैरने अर्थ में है, तो तीर्थवा बनता है अक्त्वा प्रत्यय करके। तो यहाँ पर सुबंत और तिङंत दोनों पदों के बीच की संधि है। तो जब हम सुबंत अभी पढ़ेंगे, उसके बाद तिङंत को पढ़ेंगे, और फिर कृदंत को पढ़ते हैं धीरे धीरे। चूंकि सुबंत पदों के भीतर भी संधि होती है, तो पहले संधि को पढ़ लिया, अब सुबंत पद को पढ़ लेते हैं, उसके बाद धातु को पढ़ते हैं, क्रियापदों को पढ़ते हैं, और फिर क्रियापदों के विभिन्न फॉर्मेट को पढ़ते हैं, और जो सुप है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसमें विभिन्न प्रकार के लगने वाले प्रत्ययों को पढ़ते हैं। यह एक क्रम है। वसतस्तस्य, वसतः निवास करते हुए, वसतः माने निवास करते हुए, तस्य इसके बीच में विसर्ग को स हो करके वसतस्तस्य ऐसा रूप हमें श्लोक में मिलता है। वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह। तो कल इसके ऊपर में थोड़ा सा बता दिया था, और आज इतना कुछ कह देने के बाद आप आरती गुरु जी। ततः तेनैव, यहाँ क्या हुआ तुम बता दो हमको। तत्ता सर इसमें भी क्या चीज क्या पूछ रहे हुआ, हैं? क्या कार्य हुआ हुआ? तत्ता ताने तेनैव, तेने प्रीत, इनको बोलने दीजिए, आरती को। हाँ, सर इसकी हिंदी बतानी है। नहीं हिंदी नहीं बतानी, संधि कौन सी हुई है, कौन अक्षर बदल के कौन अक्षर हो जाता है, ये बतानी, और क्यों बदलता है। आ जाता है यहाँ पे, हाँ, किसके जगह पर? जो ये तेन लगा हुआ है, यसा है सर, इसी जगह पे आता है। अह जो विसर्ग है को, विसर्ग, जी ये जो विसर्ग है, इस जी जी विसर्ग को क्या हो जाता है? सा स हो जाता है। जी। विसर्ग को स हो जाता है। टर्म्स कंडीशन क्या है, कब स होगा? जब सर इसमें विसर्ग लगा होता है, और और उस विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? इस विसर्ग के बाद सर खर प्रत्याहार का अक्षर होना चाहिए। सभी जगह नहीं होगा, कौन सभी सी जगह प्रत्यय? नहीं होगा। गुरु जी को खर प्रत्याहार। हाँ, ये अक्षर वर्ग बाद में यदि होगा तभी विसर्ग को स होगा, सभी जी जगह नहीं होगा। जी गुरु तो जी। कौन से जगह पे कौन सा स होगा ये कैसे पता चलेगा? सभी जगह यही वाला स होगा, जो ये तो लास्ट में। ऊपर क्या लिखा है? त था श स का कोई वो क्या लिखा है? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया कठिनाई आपकी। अब चलते हैं, दूसरा राग अलापते हैं हम। पूरा ही कठिन है। हाँ, ये थोड़ा सा कठिन होता है क्या कि इसमें तीन चीजें होती है। एक होता है स्थानीय, जिसके जगह पर क्या होता है, कोई कार्य होता है। जैसे आप अपने घर के स्थानीय हो, घर में रहने वाले निवासी हो, और आपके घर में क्या होता हो, शादी हो रही हो, ठीक? आपके घर में क्या हो रही हो, शादी हो रही। तो आप क्या है, महिला है ना,
स्थानीय आप है ना, कहते हैं ना स्थानीय लोग ये कहे जी हम्म, तो रहने वाले। रहने वाले। तो मैं यहाँ शब्द लिखता हूँ, ततः शब्द लिख देता हूँ, तो और ये लिखा विसर्ग, ये लिखा विसर्ग। जी तो विसर्ग जो है यह स्थानीय है, ठीक। जी विसर्ग जिसके बारे में काम होना हो या जिसका कार्य होना हो उसको स्थानीय कहते हैं। आपका कार्य होना है ना, घर वालों का कार्य होना है ना, घर वाले सदस्यों का काम होना है ना, शादी होनी है ना, जी तो स्थानीय घर वाले होंगे। तो यहाँ काम किसका होना है? विसर्ग का काम होना है, होना है ना, तो इसको जी क्या कहते हैं? स्थानीय कहते हैं। हो जी गया। जी और होना क्या है? होने वाले काम का नाम क्या है? संधि। शादी। 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 तो यहाँ व्याकरण में हम उसको कहते हैं आदेश। आदेश। क्या होता है? आदेश। आदेश हो जाता है, स्थानीय को आदेश हो जाता है। और उसमें टर्म्स कंडीशन होते हैं। क्या उसके? दहेज दो। नहीं, शादी तब होगी जब पिताजी दान करेंगे, कन्यादान करेंगे तभी शादी होगी। पंडित जी जब मंत्र बोलेंगे तभी शादी होगी। तो टर्म्स कंडीशन है। दहेज न भी दे तो भी शादी हो जाती है। पहले तो लड़का मिले ना भी शादी होगी। नहीं, लड़का लड़की दोनों उपस्थित है ना। अच्छा, शादी हो रही घर वालों के यहाँ तो होगी लड़की की शादी। तो लड़की है विसर्ग, और शादी हो अच्छा, जाएगी, कुंवारी होने से शादीशुदा हो जाती है, वो 100 में बदल जाएगी, ठीक। अच्छा लड़की है सौभाग्यवती। हाँ, विसर्ग और शादी हुआ तो वो शादीशुदा लड़की हो गई, फिर तो 100 हो गया। और टर्म्स कंडीशन हुआ कि उसके वहां पर पंडित जी हो। पंडित जी होने चाहिए। पंडित जी क्या है यहाँ? तो कहता है खर वर्ण बाद में हो, तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हो तो तभी शादी हो। तो खर वर्ण क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले बताया था कि वर्ग का प्रथम द्वितीय अर्थात क क च ट त प और ख छ ठ थ ये सारे वर्ण हो और तीनों शकार हो। ये सभी यदि बाद में होगा तब क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, विसर्ग को ये वाला 100 होगा। अब समझ में आ गया? तो 3 चीजें होती, एक वह जिसमें परिवर्तन होना होता है, दूसरा वह जो परिवर्तन हो जाता है, और तीसरा वह जिसकी उपस्थिति होने पर ही कार्य संपन्न हो सकता है। वो अब हम समझे, वो प्रथम वाला लाइन होना चाहिए, द्वितीय होना चाहिए और सारे तीनों स होने चाहिए। हाँ, ट्यूबलाइट है। इनमें से कोई एक चीज यदि बाद में होता है तो, कोई भी चीज हो। अब जैसे हम देखते हैं त्यागे में तो अक्षर जो है यह प्रथम वर्ग प्रथम है, कहीं तो है, कहीं च है, कहीं कोई और अक्षर मिल जाएगा। तो कोई भी एक अक्षर मिल जाए और वो अक्षर खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता हो। खर प्रत्याहार में ख फ छ ठ थ च ट त क प स इनमें से कोई एक वर्ण यदि बाद में होगा तभी काम होगा, तभी विसर्ग को 100 होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ गए? समझ गए? जैसे एक चीज और मैं इसको क्लियर कर देता हूं, जब आगे के पाठ में चलेंगे, कल थोड़ा सा लौटना पड़ा था मुझे बैग। जैसे यहां मान लीजिए कि ये पौरई शब्द है, यहाँ कौन शब्द मान लीजिए, कौन शब्द है? पौरई। पौरई है। और यहाँ अनुगत क्या इस विसर्ग को, क्या इस विसर्ग को 100 हम कर पाएंगे? नहीं, नहीं गुरुजी। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अ है, वो क्या स्वर है? हाँ, स्वर वर्ण है। ख फ छ ठ थ च ट त क प स इन वर्णों में से कोई वर्ण और कोई भी नहीं नहीं है। इसीलिए यहाँ नहीं होगा।
वैसे ही वाल्मीकि है और मुनि है, तो वाल्मीकि वाले विसर्ग को आप 100 कर पाएंगे? नहीं, बाद में नहीं। क्या है? मोह है। मोह अक्षर खर प्रत्याहार में नहीं प्रत्याहार आता में है, नहीं है। ये जी 5वां गुरुजी। अक्षर है। तो इसीलिए टर्म्स कंडीशन है कि क्या हो, ठीक, ठीक। तभी वो काम हो। तो ये चीजें व्याकरण में मिलता है कि ये टर्म्स कंडीशन बनता है तभी ये कार्य होता है। तो आ गए हम, अब समझ में आ गया। अब आरती तुम बताओ हमें, वसतः तस्य, वसतः तस्य जी। यहाँ क्या क्या काम जी हुआ? गुरुजी। अब तुम बताओ मुझे कि वसतः तस्य में क्या क्या काम हुआ है? जहाँ पे गुरुजी बसता था, यहाँ पे उस संधि सर पूछ रहे हैं। हाँ, संधि ही पूछ रहा हूँ। सर यहाँ पर वो विसर्ग संधि है। हाँ, हुआ क्या, काम क्या हुआ है? वर्णों में किस वर्ण में क्या परिवर्तन आया, क्या हो गया, पूरी प्रक्रिया समझाओ। सर समझ में नहीं आई, फिर से समझाइए। ये कितनी तुम क्यूट तुम है। गुरुजी तुम सीधे ये इसमें रख लो, दीदी है। हुआ। आरती, आरती, जी तुम जी गुरुजी। तुम सीधे ये रटो कि जी विसर्ग के स्थान में 100 हो जाता तो हो है गया। यदि खर प्रत्याहार का वर्ण कोई बाद में हो तो। बाद में आ गया हो। अब विसर्ग है वस्तः का विसर्ग, ठीक, जी जी इसके स्थान में 100 हो जाएगा। जी। जी और खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में है तो, बाद में तस्य तो। का तो। तो इतनी छोटी सी बात तुमको समझ लेनी है। ऐसे ही जी ततः तेनैव में जी विसर्ग हुआ, ततः का विसर्ग, इसके स्थान में 100 हो जाएगा। जी विसर्ग 100 में बदल पश्यो। जाएगा, बाद में तेनैव का तो अक्षर है। जी। इसमें भी शो गुरुजी शो। खर प्रत्यय है। हाँ, इसमें भी खर प्रत्यय है। खर यही है तो पर मैं ए शुरू है। से समझा रहा हूँ। ऐसा है, अच्छा गुरुजी समझ। आरती, आरती, जी तुम अपने माँ पिताजी से थोड़ा पूछ करके कोई अध्यापक से पढ़ लेना, सीधे आमने सामने पढ़ लेना, तो तुमको ज्यादा समझ में आ जाएगी। थोड़ी लगता है कि ऑनलाइन में तुम्हारे साथ थोड़ी दिक्कत है, तो आमने सामने जब पढ़ोगी तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं गुरुजी अध्यापक। तुम और यहाँ लखनऊ से कोरोना में है ना। 12 किलोमीटर दूर हो ना? बहुत दूर है गुरुजी, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर दूर हो। अच्छा, तुम बताना तो हम देखते जी हैं, कोई अध्यापक होगा उधर संस्कृत वाला तो बता देंगे, पढ़ा देगा तुमको, ठीक। अच्छा, अब सीमा का समय आ गया। सीमा आप बताइए, जी गुरुजी। आप क्या समझी? गतश्च में विसर्ग बताइए। के बाद विसर्ग अतः के बाद तेनैव में बताइए। ततः तेनैव में गुरुजी ये जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार अगर कोई आ जाता है तो उसमें स बन जाता है। इसमें त आ रहा है, इसलिए यहाँ पे स बनेगा। स बन जाएगा, ततस ऐसा बन जाएगा। ततस्तेनैव। हाँ, और प्रीति कह रही थी गतश्च बताइए। अब प्रीति आप ही बताओ गतश्च। देखिए, यही तो हम उनको बताने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, आप ही बता दीजिए। सीमा आप बताओ। गतश्च गतश्च, इसलिए च्युत च्युत यहाँ दो प्रत्याहार संधि है। हुई है, यहाँ दो संधि हुई है। आप विसर्ग संधि केवल बता दो यहाँ। इसमें विसर्ग के बाद श बना है। हाँ हाँ, और उसके बाद ये क्या, कौन डिफरेंट सी वाला संधि? श है ना। च्युत्व संधि गुरुजी, ये च्युत्व संधि है। हाँ, बाद में च्युत हो गया है, जी। ठीक। गतश नहीं, इसमें डिफरेंट श है ना। हाँ इसमें हाँ, श वो, है। हाँ हाँ, इसमें एक और संधि होती है, स्तोष चुनाश्चु सूत्र है, च्युत संधि भी हो जाती च्युत्व है संधि। यहाँ। जी जी गुरुजी।
जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं। हाँ, जी। चलिए, बार बार प्रसंग आएगा, फिर रटाएंगे, तो 2 बार 4 बार जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और आप एक बार पढ़ने के बाद नहीं आएगा, दोबारा पढ़िएगा तो आ जाएगा। जी 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 गुरुजी। ये जब प्रसंग आता है तब समझने में ज्यादा जल्दी समझ में, और केवल रूल पर हो तो समझने में दिक्कत होती है। अब आते हैं विसर्ग हमको में दूसरा स्वादिष्ट। वाला पूछ लेते हैं, लोके तस्तु पूछ लेते हैं आपसे अच्छा, लोकस तुष्ट वो बताइए आप। वही लोका जो तुष्ट, आता है हाँ बोलिए। वो नहीं पूछते। वो उसमें भी तो वही है जो ये बताइए कि वो विसर्ग, आप जब बताएं कि विसर्ग स में बदल जाता है क्योंकि त है वहां पे खर वाला। हाँ, तो बस हर इतने ही प्रत्याहार। समझना, इतने ही आप इतना ही परसों समझना तक था। याद रखे रहिए ना। परसों तक इतनी ही बातें आप याद रखे रहिए, क्योंकि अभी तो जरूरत है नहीं इस रूल का। जब मूल रामायणम पढ़ना शुरू करेंगे और वहां कोई ऐसा प्रसंग मिलेगा तो जरूरत पड़ेगी, तो उस समय तक रूल को याद रखना है। ठीक, हाँ तो ये याद इतना है ही कि याद हमको। रखे रहिए। और रूल 1, रूल 2, रूल 3, अब तक हम लोग कम से कम 10-15 रूल पढ़ चुके हैं, तो वो सभी रूल दिमाग में घूमता रहे। हाँ, जी कहाँ क्या होता है। जैसे गतश्च में च्युत संधि पढ़ चुके हैं। जी। सकार के बाद ये कोई चवर्ग का वर्ण हो तो उस सकार को शकार हो जाता है, ये रूल पढ़े हैं। माने दंत्य सकार तालव्य सकार में बदल जाता है, तो ये रूल याद रहे। और भूल गए तो गतश्च पूरी तरह नहीं समझेंगे, भ्रम होता ओके, रहेगा। लोके तस्तु मतलब लोगों की संतुष्टि, राइट? याद है आपने ये एक्सप्लेन हाँ किया था। हाँ हाँ हाँ। तो इसके ऊपर का कृत्य का क्या मतलब है? कृत्य कृत्य तदा का ये हिंदी में भी प्रयोग होता है। हम आपके कृतकृत्य हैं, माने आकृत का अर्थ आपके होता है आपने आभारी जो हैं। कार्य कर दिया उसको कृत कहते हैं। अच्छा। आपने जो कार्य किया उसको कृत कहते हैं, किए गए कार्य को। जो कार्य जैसे हो कर्म। चुका है उसको कृत कहते हैं। ठीक, हम्म। और कृत्य का अर्थ होता है, जैसे उपकार शब्द समझते हैं ना, जी हाँ। तो उसी अर्थ में लगभग कृत्य का प्रयोग हुआ है। किए हुए कार्य से उपकृत होने अर्थ में है कृत कृत्य। ठीक, राम जी ने जो राज्य किया था उस राज्य की नीतियां इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि लोग कृतकृत्य हो गए। तदा उस समय लोग कृतकृत्य हो गए। आपके घर मेहमान आए शादी में और आपने इतनी अच्छी आवा भगत की कि लोग कृतकृत्य हो गए, आपके कार्यों से संतुष्ट हो गदगद गए, का सिनोनिम वो गदगद हो गया, गदगद हो गदगद गए, हो गए। हाँ प्रसन्न हो गए गुरुजी। हाँ, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए। हाँ, ये प्रीति बहुत एक शब्द में अर्थ बता दी और हम शब्दार्थ बता रहे थे। नहीं वो बताइए, सीमा जी शायद बताइए, हम तो बोले ही नहीं कुछ। अच्छा, सीमा गदगद। बताई थी। हम सुन रहे थे। सीमा, सीमा जी गुरुजी। आप क्या करती हैं ये बताइए। मैं गुरुजी आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, पर अभी घर में ही हूँ कोविड की वजह अरे से। वाह। नहीं नहीं, मैं फिर से सुनना चाहता हूँ, सुना नहीं। हाँ बताइए। मैं आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आयुर्वेदिक मैंने आयुर्वेदा पढ़ा है। अभी पढ़ रही हो? आप लोगों को लोग नहीं नहीं, सिद्धांत, कंप्लीट हुआ है, मुझे 20 साल हुए, 18-19 साल हो गए अरे तो खत्म हुए। आपको कैसे पता चल गया कि मूल रामायणम की कक्षा चलने वाली है और इसको ज्वाइन करना है? कैसे पता चला आपको? किसी कहीं पे लिंक मिला था मुझे, तो मैं बहुत ही ये इसके लिए बहुत ये हूँ कहीं पे लिंक मिला कि मैं ये मूल रामायण चलता है, तो मैंने फिर उस पे आपसे वही को पूछा। पूछ रहे कहाँ लिंक मिला। है पता क्या नहीं, गीता कि गीता परिवार में शायद कहीं पे तो मिला मुझे हाँ ना, से। गीता परिवार से हमको भी मिला।
गीता परिवार से हम एक ही उसमें हैं, हम मॉर्निंग सेशन में सेम प्रीति और मैं तो है क्लास में गीता अच्छा। अच्छा, हम लोग सेम ही हाँ। क्लास में, हमको पता ही नहीं है। मुझे तो पता चला कब से। ठीक है। इसमें करीब 150 लोगों ने गूगल फॉर्म भरा था जब मैं लिखा, और कई लोग तो हाँ, बहुत मैंने परेशान उसका कर दिए। एग्जाम दिया गुरुजी, मैंने एग्जाम दिया, एक एग्जाम आया था, फॉर्म भरा, वो हाँ, मैंने करा था व्याकरण का, जिसमें हमको मिला व्याकरण हुआ का। 0 या 1, लेकिन अब हमने बोला दे देते हैं इसमें भगवान के गुरुजी नाम पे। शायद इसमें आया है, ये जो हम करते हैं व्याकरण की क्लास करते हैं, उस व्याकरण की क्लास भी होती है 4 बजे और 7 बजे शाम को, उत्तर प्रदेश संस्कृत उससे सर। अच्छा, तो मुझे उसमें आया, मुझे उसमें नहीं एक बताया किसी ने, मुझे किसी ने नहीं बताया व्याकरण कि क्लास मैं उत्तर प्रदेश इसको वाली होती है, लेकर के हमको तो कहीं पता डाला नहीं। हूँ। चलिए, तो उन लोगों ने महोदय, बहुत अच्छा काम किया कि सब जगह फैला दिया इस बात को लेकर के। नहीं, उन्होंने नहीं फैलाया था, महोदय, उन्होंने तो बोला था उसको डिलीट कर दो, ये हमारे गीता से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उससे पहले हम लोग ज्वाइन कर चुके थे। नहीं, गीता वाले, डाला था, वो डिलीट गीता नहीं कर हमारे पाया। यहाँ की कक्षा नहीं है, और गीता व्याकरण की उत्तर प्रदेश, वो हाँ, जो व्याकरण संभाषण की चलता है, कक्षाएं चलती जी है जी हमारे जी, यहाँ। उसमें आया था गुरुजी, उसमें। हाँ हाँ। मेरे को तो महोदय नारायण त्रिपाठी हैं, हाँ। वो स्टेटस में लगा है, तो हम जो है ज्वाइन किए, और वो हम्म। हमें जुड़वाए और खुद गायब हो गए। वो पढ़ चुके होंगे। दरअसल है क्या ना, ये इतना प्राइमरी में पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ अभी आरती पढ़ रही है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, और मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो और स्तर नीचे और स्तर नीचे, तो इस मूल रामायणम का स्तर इतना नीचे किया, इस व्याकरण का स्तर इतना नीचे किया, अब इसमें रुचि खत्म हो जाती है जो लोग पहले से पढ़ चुके हों, तो इसीलिए उनके लिए ये समय बर्बाद होने लायक होता है। और मेरी छवि जो है, ऐसा मत बोलिए गुरुजी, कोई हमें समय चाहिए, बर्बादी हमें तो चाहिए विद्या तो कभी आए खराब नहीं, नहीं उनके लिए कह हो रहा है, रहा हम लोग का हूँ, रिवाइज हो रहा है। उनके लिए नहीं, कह जो रहा पढ़े हूँ, लिखे हैं, जो जो जिनको पढ़ ज्यादा चुके पढ़े हैं। हैं। नहीं, जी जो जी, पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवाइज उनके हो पास गया ना, समय कम वो भी है, हमको बोले कि मेरे पास सिखाएंगे। नहीं, समय और कम है। पढ़ेंगे, अपने बौद्धिक स्तर के अनुकूल पढ़ेंगे वो लोग। जैसे गदगद बताई वो तो वो पता चल गया ना। हाँ। तो हम भी जो है ना, हम भी एक तमिलनाडु के दीदी को बोले जुड़ने के लिए, तो शायद कल आज शाम से जुड़ेंगे। समय उनके पास भी नहीं है, लेकिन बोले कि हम जुड़ेंगे, एक दिन और जुड़े थे। अच्छा, तो हमने ठीक बताया कि है, समझ में चले। आएगा, हमें भी समझ में नहीं आ रहा था, अब आ रहा है, तो बोले कि तब तो मैं भी ज्वाइन करूंगी, तो बोले कि ठीक है कीजिए। इंटरनेट की बड़ी समस्या ये है कि हम आपको खूब नहीं जानते हैं कि आप कितना पढ़े हैं, और क्लास शुरू कर देना है। या तो पहले काउंसलिंग 2 दिन का चलाएं, खूब बढ़िया समझ लें, तब उस ढंग से लोगों को रखें, शेष लोगों को न पढ़ाएं। तो ये सब ऑनलाइन कक्षा की परेशानियां होती है जो ओपन में होते हैं उसमें। अब हमको कभी लेते ही नहीं, अच्छा हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। चलिए, तो अब क्लास थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं, 5 मिनट। जी जी विसर्ग संधि में एक प्रक्रिया है, और सीमा को आयुर्वेद कोर्स करते वक्त लघु सिद्धांत कौमुदी कोर्स में लगा होगा, वहां पाठ्यक्रम में है हाँ हाँ आयुर्वेद। गुरुजी, पढ़ा था पर ऊपर से जा रहा था सारा, क्योंकि वो प्रत्याहार हमें तो पता ही, मैंने तो उर्दू पढ़ी है 6ठी तक, उर्दू अच्छा, हिंदी, वो भी ढंग से कोई पढ़ाता नहीं था, हाँ। हिंदी भी नहीं आती और थी, द का पता ही नहीं था। आयुर्वेद पढ़ने के लिए संस्कृत लघु पढ़ना सिद्धांत कौमुदी अनिवार्य हो जाता है, मूल टेक्स्ट तो संस्कृत में ही है सारे। पढ़ाने वाली टीचर भी संस्कृत थी और कन्नड़ा बोलती थी, उसको हिंदी आती ही नहीं थी, तो बहुत सफर हुए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए अब पढ़ लीजिए। मैं जी तो जी बहुत जी खोजते रहता हूँ कि एक मिल जाए जिसको मैं पढ़ा दूं, नहीं तो मर जाऊंगा। ये मुझे ज्ञान, बहुत सर आप मिले होते तब तो मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गई होती। ये ज्ञान मर जाऊंगा तो मैं 25 साल तक क्यों पढ़ा, इसका उत्तर किसी को नहीं दे पाऊंगा। अब अपने पढ़ने बच्चों का को पढ़ा उद्देश्य, दिए हैं गुरुजी, जी अपने बच्चों को पढ़ा दिए हैं। हाँ, अपने बच्चे हमारे पढ़ते हैं, हाँ, श्लोक तो वो याद लोग भी हैं आगे और ये लेके सब चलेंगे चीजें ना। हैं। और अब समझिए ना, मैं दिन में इतनी एक्टिविटी, दिन रात पढ़ना, हमारा घर नहीं अजैब घर है। आपको यदि लैपटॉप घुमा दूं तो चारों ओर किताब ही नजर आएगा। लाइब्रेरी है पूरी, ऊपर से नीचे, बेड पर जहां देखो, अलमारी में देखो, वॉशिंग मशीन देखो, एक कूलर पर, पर्सनल सब सवाल जगह। पूछे, हाँ। फिर आपके घर में लड़ाई नहीं होती हर वक्त? आप है ना लैपटॉप और ये पढ़ाई में ही लगे रहते हैं।
अब धीरे धीरे लोग एडजस्ट हो जाते हैं, स्वभाव से परिचित हो जाते परिचित हैं। हो जाते हैं। जी गुरुजी, सही बात है। सही बात है, जिसका और कुछ नहीं कर सकते तो एडजस्ट ही होना पड़ता है। हाँ, नहीं, घर में बहुत सकारात्मक हैं और उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, इसमें उसकी सही है। हिस्सेदारी जी है। गुरुजी। और जी ये है, बात बहुत कहते बड़ी है। कहते ये बात कहते कहते मैं बहुत भावुक हो गया हूँ, क्योंकि यदि वो न होती तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाता। जी गुरुजी, जी तो गुरुजी, ये सत्य मान वचन है। चलिए कि वो भी एक बगल में बैठ करके आपको पढ़ा ही रही है, आपके वो सेवा गुरु में वजह माँ से ही हम बनी लगी पढ़ हुई रहे है। है। हैं गुरुजी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बहुत बहुत हाँ, बहुत बहुत आभार। गुरु माँ बनी हुई है वो। हम्म, हाँ बिल्कुल। तो उनको चले धन्यवाद। आगे क्लास करें। जी गुरुजी। विसर्ग संधि में ब्रैकेट में लिखा हूं स्वादी संधि को। स्वादी का अर्थ ये होता है, जैसा कि मैं पहले भी कहा था, आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो सु आदि प्रत्यय होते हैं। कारक विभक्तियों के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये विभक्तियां हैं सु औजस अम औजस, और इससे रूप बनते हुए चले जाते हैं, रामः रामो रामाः रामम रामो रामान इत्यादि। तो सु आदि प्रत्यय वहां पर होते हैं, शब्द रूप उससे बनता है। शब्द रूप बनने में सबसे पहले सु विभक्ति आती है और कहीं भीष विभक्ति आती जिसमें सौ होते हैं। तो जहां सौ पर हो, सौ अंतिम में हो और उसके बाद कोई ऐसा अक्षर आ जाए उनके बीच में संधि हो तो उसको स्वादी संधि कहते हैं। उदाहरण से हम ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे पौरई है, वैसे तो आरती जैसी छात्रा को हम अधिक नहीं पढ़ाएंगे, चूंकि यहाँ प्रीति भी है, इसीलिए इस चीज को थोड़ा डीप बात बता देता हूँ। भीष विभक्ति है, प्रीति आपने सु औजस ये आपको बताया गया था इन प्रत्ययों को? कहाँ बताया गया था? आपको नहीं। सीमा आपको आपने पढ़ा है कभी? गुरुजी याद नहीं आ रहा है। अब नहीं याद आ रहा है। गुरुजी हमें ना इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं ना, तो हमको है ना आप हिंदी का आपसे आशा ज्यादा नहीं नहीं है पता है। हमको आशा अरे उससे आशा थी। रखिए, थोड़ी सी आशा रखिए, ज्यादा नहीं है। हाँ, नहीं, उससे हिंदी थी, में वो पढ़े। आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ी थी, वहाँ पढ़ाया जाता है। हालांकि जब से सीपीएमटी परीक्षा होने लगी है और तमाम साइंस के स्टूडेंट और ये वो जो संस्कृत बिल्कुल बहुत कम पढ़े होते हैं या नहीं पढ़े होते, वो एडमिशन पा जाते हैं और संस्कृत का मूल टेक्स्ट उसके सामने यदि आ जाता है समझने में दिक्कत होती है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, संस्कृत भाषा में जो छिपे हुए रहस्य होते हैं, जब तक आप मूल टेक्स्ट से परिचित नहीं हो, अभी हम लोग कृत कृत्या की व्याख्या कर रहे थे और कृत शब्द जो है इसका अर्थ मैं बता रहा था, और इसके लिए दूसरा शब्द सीमा बता दी, गदगद। गदगद शब्द अंतिम परिणति है। जब कोई कार्य हो जाता है और कार्य का परिणाम मेरे सामने आ जाता है तब हम गदगद हो जाते हैं। तो उसकी प्रक्रिया पूरी उसमें निहित है, जिसको हम या तो कोई गुरु समझा दे या सूक्ष्म विवेचन करें तब समझते हैं गदगद की स्थिति कब बनती। और कृतकृत्य शब्द जो है ये पूरी प्रक्रिया को भी समझा देता है। तो शब्द और शब्द के स्थान पर प्रयुक्त दूसरे शब्द, भाषा के शब्दों में यही अंतर। इसीलिए मुझे आशा थी कि शायद थोड़े बहुत याद में हो। चलिए, कोई बात नहीं। पौरई जो है तृतीया विभक्ति बहुवचन है, पूर्ववासियों के द्वारा ये अर्थ होता है। अब के द्वारा अर्थ जो हमने किया, तृतीया विभक्ति की द्वारा अर्थ होता है, से अर्थ होता है हिंदी में, उसके लिए प्रयुक्त होता है तृतीया में। पौरई हो गया, तो पौरईस यहाँ भीष विभक्ति होती है और भीष का सौ होता है, तो सु आदि प्रत्यय आदि संबंधी ही ये सौ है। लंबी व्याख्या इसीलिए कर रहा हूं। और आरती के लिए केवल ये कहना है, यहाँ पौरई शब्द है। आरती हो या चली गई? जी जी। ठीक है, तुम ये समझो कि पौरईस है और आगे अनुगतः का अ है। ठीक, तो सकार के बाद यदि कोई सकार पद के अंत में हो, तो पौरईस एक पद है, ये तुम समझ लो।
तो पौरैस के सौ को र हो जाता है। बस पौरैन इतना ही समझना है। पौरैन अनुगता। हाँ, तो सौ र में बदल जाएगा, पौरैर जी अनुगतः ये हो जाएगा। जी और यह र जो है अ में मिल जाएगा तो पूरा र हो जाएगा। ये पौरई तो वही अक्षर रहेगा, अनुगतः जी भी रहेगा, अ जी और र मिल करके पूरा र हो जाता है, पौरई जी अनुगतः ये बन जाता है। तुम जी इतना ही समझो। समझ ठीक, गए गुरुजी। समझ गए ना? जी पौरैस अनुगतः, जी और यह पौरैर अनुगतः बन जाता है, ऐसा हो जाता है। यही स्थिति साधुर अधीन आत्मा की है। साधुस है अधीन आत्मा, साधु। साधुस अधीन आत्मा, जी साधु, जी साधुस होता है उसके बाद साधु बन जाता है। तो ये जी साधुस साधु। होता है, और आगे यदि अधीन आत्मा आ जाए तो यह सौ रौ में बदल के साधु रदीनात्मा ऐसा बन जाता है। जी वाल्मीकि मुनि पुंगमम में सौ रौ में बदल जाता है। जी ये कहीं कब पे भी जो बदलता है? आधा स रहेगा वो र में बदल जाएगा गुरुजी, सेम है रूल। हाँ, तो कहीं भी जो हलंत स है वो र में बदल जाएगा कोई हाँ, भी वर्ड का। हलंत रौ में बदल जाएगा। यहाँ लिखा हूं ना कि पद के अंत वाले सकार के अथवा पदांत सजुस के सकार के स्थान में, तो इसको तो भूल जाइए, केवल इतना समझिए अभी। ये पद के अंत वाले सकार के स्थान में क्या हो जाता है? उसके स्थान में रू र अर्थात र हो जाता है। तो पद के जी अंत वाले सकार को क्या हो जाता है? र हो जाता है। पौरैस यह एक जी पद है, साधुस एक पद है, वाल्मीकिस यह एक पद है। ठीक, गुरुजी। हाँ, पद का मतलब वर्ड है, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं, हाँ वर्ड ही है। वर्ड, ओके। हाँ, अक्षर और शब्द, हाँ, शब्द, पद का दूसरा समानार्थी शब्द शब्द ये होगा। है, शब्द है। हम्म, अच्छा, हाँ बोलो, क्या कह रही थी? गुरुजी लघु सिद्धांत कौमुदी में सारा कुछ मिल जाएगा ना? हाँ, वो वहाँ बाल विसर्ग संधि है, अभी तुमको स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे, वहां पर आते हुए बहुत सब टफ मिल है, जाएगा। अभी समझ नहीं आएगा, सब उससे मिल उससे जाएगा, समझ तुमको नहीं आएगा। जितना कोर्स में लगा हो, किताब का नाम बता दो, सब तुमको मिल जाएगा, मैं दे दूंगा तुमको, घर बैठे पढ़ लेना, नेट कनेक्शन रखे रहना। ठीक, तो ये जी हो जी गया जी सौ को रॉ करने वाला चीजें। तुम संस्कृत पढ़ती रहो, एक बार और कहा था, अब भी कह रहा हूं, तुमको कोई कठिनाई नहीं होगी, तुम पढ़ लोगी। जी गुरु पुनरालक्ष्य, पुनस वाले सौ को रॉ होकर के पुनरालक्ष्य हो गया। और जी यहाँ नोट में थोड़ा लिख दिया कि अभी तक आपने पढ़ा है कि खर वर्ण बाद में होने पर विसर्ग को स हो जाता है, विसर्जनीय से जी स पहले पढ़ा था। और ये दूसरा रूल पढ़ा है कि यहाँ पर स को र हो जाता है, और यह र वर्ण जो होता है कभी आगे स्वर वर्ण होने पर उससे मिल जाता है, और व्यंजन वर्ण होने पर इसकी तीन गति हो जाती है। कभी उसके ऊपर हो जाता है, आगे व्यंजन के ऊपर चला जाता है, कभी बीच में रहता है, और कभी क्या होता है? नीचे की ओर चला जाता है। तो ये पुनर पुनर्लक्ष्य पुनर्लक्ष्य हो जाएगा गुरुजी। पुनर आलक्ष्य, पुनर्लक्ष्य। हाँ, और आलक्ष्य। आज र जो है आ में मिल जाएगा तो रा बन जाएगा, तो पुनो रा लक्ष्य। लक्ष्य। पुनर्लक्ष्य। लक्ष्य। हाँ, और साथ में बोलिए पुनरालक्ष्य, इसको ऐसे करते हैं, और थोड़ा सा, पुनरालक्ष्य। पुनरालक्ष्य। हाँ पुनरालक्ष्य, पुनरालक्ष्य। हाँ, ये पुनरालक्ष्य। पुनः तो वही वैसा ही रह गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, लक्ष्य में भी कोई नहीं परिवर्तन नहीं आया। अर्थन परिवर्तन कहाँ देखते हैं? इस सौ में, सौ रो में बदल गया। नहीं तो ये हाँ प्रीति, नहीं, वही हम देख रहे थे कि र
आधा र उसमें आधा र हो गया था ना वाल्मीकि वाले में। हाँ हाँ हाँ, वही चीज अब समझा रहा हूँ, इसको और समझा रहा हूँ कि इस इनमें पुनः, इस शब्द में, पुनः शब्द में और लक्ष्य शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, इसको यथावत बोलेंगे, पुनः लक्ष्य, लक्ष्य। पुनः ठीक, अब बदला क्या, तो सौ र को र रा में हो बदल गया, गया। क्योंकि आ था इसीलिए र का रा हो गया। हाँ, तो हाँ, सौ र में हलंत बदल वाला गया। स्वर में हाँ तो, हाँ, तो पुनः र हो गया, तो र हुआ, और र जो है रा, आ में मिल गया, तो वो हो गया क्या, रा। तो पुनः रा, रा पुनरा, लक्ष्य, पुनरा लक्ष्य, पुनरालक्ष्य। हाँ, ये बन गया। ठीक, जी गुरुजी। अब एक और सूत्र इसमें बच गया है, हालांकि विसर्ग संधि पढ़ने का बहुत औचित्य नहीं है, इसको रिवीजन फिर करना पड़ेगा आगे जा करके जब पढ़ेंगे, खास करके जिनको व्याकरण पढ़ना हो उनके लिए उपयोगी ज्यादा है। इसमें ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका कई बार हुआ है प्रयोग, समर्थोसी, समर्थोसी, समर समर्थोसी लक्षणोनुजगामः ततोग्नि वचनात्, ये शब्द है। तो हुआ है क्या, समर्थस शब्द है और असी शब्द है, यहाँ पर भी प्रक्रिया वही रहेगी, पहले जिससे हम अभी पढ़ रहे थे 100 को रॉ कर दिया, यहाँ तक प्रक्रिया जी पहले वाली चलेगी। ठीक, जी और नई प्रक्रिया यहाँ क्या होती है, जी यहाँ ये सूत्र कहता है कि जब थ में अ है, समर्थ में थ में अ है ना, इस थ में अ है कि नहीं है, जी जी है ये अ हो, और 80 का अ है, 2 अ है ना। जी ठीक, तो 2 अ के बीच में र है कि नहीं है, है। जब ये कंडीशन हो जाए तो क्या तो ओ होता हो है, जाता। इस र को के स्थान में क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ये आरती के लिए मैं लिखा हूं, ये बात जी गुरु आरती के लिए कह रहा हूं। समर्थो ओ हो जाएगा गुरु जी ओ यहाँ हो पे। जाएगा, किसके किसके जी जगह पर ओ हो जाएगा, अ, र और अ, इन तीनों के जगह पर क्या हो जाएगा, ओ ओ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, समर्थो। समर्थो। ठीक, जी और पहले हम लोग एक सूत्र पढ़ चुके हैं, पूर्व जैसा कर देने वाला, पूर्व रूप का, तो जी ओ है और बाद में अ है, तो अ ओ के समान हो जाएगा, तो समर्थोसी हो जाएगा। आरती समझ गई। जी गुरु जी। ठीक है, अब थोड़ा इससे ज्यादा समझिए, अब प्रीति के लिए, सीमा के लिए, और क्या नाम है एक और है चिंटू के लिए, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। ये सूत्र क्या करता है, टर्म्स कंडीशन इसमें ये है कि अ के बाद यदि अ हो तो र के स्थान में उ हो जाता है। क्या होता है, टर्म कंडीशन क्या है यहाँ, अ के बाद यदि अ हो तो, अब यहाँ समर्थ में अ है और उसके बाद 80 में र के बाद 80 का अ है, ऐसी स्थिति में वो समर्थ र हो को गया, उ हो जाता है, हो जाएगा पहले। तो समर्थ उ 80 ये हो जाएगा। ठीक, और एक सूत्र हम पढ़ चुके हैं, आद गुण, गुण करने गुण वाला, संधि। तो अ और उ मिल करके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, समर्थ उ हो जाएगा, ओ में बदलेगा, अ और उ मिल करके ओ हो जाएगा, तो समर्थ ओसी, समर्थोसी ये रूप बनेगा, समर्थोसी। अब समर्थो और असी है, अ और ओ और अ मिल करके पूर्व रूप हो जा करके समर्थोसी होता है। तो यहाँ कौन कौन संधि हो गई, 3 संधि होती है। एक संधि हो गई ये
जिसको विसर्ग संधि कहते हैं, यह र को उ करता है। यहाँ र को उ किया, ठीक। तो समर्थ उ असी बना दिया। यहाँ इतना ही समझना है, और जो आगे वाला काम है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये बताइए कि ये जो है ना एस वाला क्या बोलते हैं उसको, विसर्ग? अवग्रह, नहीं विसर्ग नहीं बोलते, नहीं, अवग्रह अवग्रह, अवग्रह अवग्रह बोलते कैसे आ हैं। गया? और ये दिखाने के लिए कि यहाँ अ पूर्व के समान हो गया है, ओ के समान हो गया है, ये दिखाने के लिए एस का लगाएंगे चिन्ह। तो जहाँ पे भी ये चिन्ह होगा वो उसका वहां मतलब है पूर्व कि वो रूप चेंज संधि हुआ है। हुई है, पहले ओ रहा है। और ये चिन्ह जब भी आएगा ए या ओ अक्षर के बाद ही आएगा, अन्य किसी अच्छा। अक्षर के बाद नहीं आएगा। पूर्व रूप को जब आप समझेंगे, समझ लिए होंगे, तो ये चीज कंफर्म है कि ए और ओ के बाद यदि आकार आता है तभी पूर्व रूप होता है। अच्छा। ऐसी ही स्थिति लक्षणोनुजगाम हो, ततोग्नि वचनात् में, ये सभी जगह ऐसे ही होते गया है। तो हो गया, ये समझ गए। अब जब अग्निवचनाद में सर संयोग है ना, अग्निवचनाद में सर संयोग का की संधि है कि सर वहां बीच में जो है वो संयोजक चिन्ह लगा है? नहीं नहीं, वो तो आपको अर्थबोध हो जाए। अग्नि वचनात्, ततोग्नि कह देते तो भी संधि होती, लेकिन वचनात् लिख दिया इसीलिए कि वाक्य का अर्थ हो जाए उसके बाद अग्नि के वचन से। वहां चूंकि हमारा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य है मूल रामायणम पढ़ाना, वहां ये सेंटेंस आता है तो आपको इसका संस्कार व्याकरण पढ़ते पढ़ते भी उस शब्द का हो जाए, इसीलिए पूरा सेंटेंस लिख दिया है। ततोग्नि वचनात् लक्षणोनुजगामो, हम 5 बार बोलेंगे, आप बोलेंगे तो हाँ वहां ठीक हो जाएगा। समर्थोसी, तो वहां आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे और इन शब्दों से परिचित होने के कारण जल्दी समझ जाएंगे, इसीलिए यहाँ पूरा सेंटेंस लिखता हूँ। हो गया। तो लक्ष्मणस मतलब वही लक्ष्मण जी के ऊपर ही बोला है ना, लक्ष्मण है, वो लक्ष्मण शब्द बनता है, ठीक। और लक्ष्मण बाद में बनता है, पहले लक्ष्मणस बनता है तब लक्ष्मण बनता है, एक प्रक्रिया होती है शब्द बनने की। तो लक्ष्मण शब्द है। अनुज मतलब भाई, अनु माने बाद में, अनु एक उपसर्ग है। अगली कक्षा उपसर्ग का बता दूंगा। और नहीं अनुज गाम का मतलब क्या है? देखिए, अनुजगम प्रीति, जाना, प्रीति नीचे अनु जाना, एक उपसर्ग है, ठीक। यह उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, हाँ। तो यह जो है क्रियापदों के भी साथ जोड़ता है और संज्ञा सर्वनाम जिसको हम सुबंत कहते हैं उससे भी जुड़ता है। जब यह सुबंत के साथ जुड़ता है तब इसको हम प्रादि कहते हैं, प्र, परा, अप, सम आदि। और जब यह क्रिया के साथ जुड़ जाता है तब हम उसको उपसर्ग कहने लगते हैं। दोनों के शब्द में चीज वही है, दोनों के नाम बदल जाते हैं। तो वहां जो आप कही थी अनुज शब्द, अनुज अनुज बोले तो भाई जैसा है ना, अनुज छोटा हाँ भाई। भाई, लेकिन है क्या ना, यहाँ जो शब्द है अनुज में, अनु जायते इति अनुजः, अच्छा, और अनु गतः, ये तो वहां पर भी जो है और यहाँ जो है दोनों एक ही धातु से निकला हुआ जो है, ठीक। वहां बाद में पैदा हुआ अनुजा, अनुज जो बाद में गया, पैदा हुआ, तो वही है जो बाद में नहीं, खैर वहां अनुज में अलग जो है वो बाद में, वहां धातु अलग है यहाँ अलग है। तो
लेकिन अनु का अर्थ एक ही है, अनु मने बाद में। अनु जगामो, जगामो का अर्थ गया, अनु मने बाद में गया या पीछे पीछे गया। यहाँ हाँ, तो अर्थ लक्ष्मण जी पीछे लक्ष्मण पीछे पीछे गए, पीछे ये इसका गया। मतलब पीछे है। पीछे गए। हाँ राम जी के पीछे पीछे गए। हाँ, हाँ, अनु मने पश्चात होता है, बाद में। तो बाद में ये हुआ कि राम जी पांव उठा लिए, आगे बढ़ लिए, तो उनके बाद ही तो ये चले। जी, राम जी यदि रुक हाँ, जाएंगे तो ये भी रुक जाएंगे। तो अनु शब्द है, और इसी को हम हिंदी में पीछे पीछे कह देते हैं। अनुसरण करना। अनु वहां हाँ, भी है, श्री धातु है, अनु उपसर्ग है। श्री मने वो होता है रेंगने अर्थ में होता है, तो अनुसरण उसका अर्थ होता है। कल और यहाँ पे परसों ततस अग्नि पचनाथ का भी अर्थ अग्नि बता के दीजिए। वचन अग्नि तो से, पता है। अग्नि के वचन से, अग्नि वचनात्, हाँ, और ततस का मतलब उसके बाद, उसके बाद। तो उसके अनुज बाद। भी उस मतलब बाद में, और ततस भी उसके बाद, दोनों बाद में है। हाँ, अनु मने अनु उसके बाद नहीं होता है, अनु मतलब बाद में, बाद में। और ततस मतलब उसके बाद में। उसके बाद एक घटना जब बीत जाती है तो उसके जी, बाद आगे कहने के लिए हम ततः शब्द का प्रयोग करते हैं। जी हो ये, हाँ पहले बताए थे शायद। ठीक। बताइए। और जब धन्यवाद। बहुत डीप में जाएंगे शब्द के अर्थ में, तो ततः का अर्थ समझ जाए। तत् शब्द है, वह होता है, वह सर्वनाम है। ततः भी सर्वनाम से निष्पन्न, बाद में ये अव्यय हो जाता है, तहसील सर्वनाम प्रत्यय हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि सर्वनाम का प्रयोग हम तब करते हैं जबकि वह किसी संज्ञा के बाद में आवे, या किसी घटना को हम कहते हैं तो ततः का प्रयोग करते हैं। घटना होने के बाद की स्थिति होती है तो ततः उसके बाद। धन्यवाद गुरुजी, आपके अंदर चलिए। बड़ा पेशेंस है हर चीज बताने के लिए। कोई बात नहीं है। तो आज की कक्षा यहीं पर विरमित करते हैं, और आरती रुकी हुई है। जी गुरुजी। जी गुरुजी सबसे कीजिए। क्यूट है। तुम फिर से लिंक ज्वाइन कर लेना 1 मिनट में, ठीक। आज की कक्षा यहाँ खत्म करते हैं। तुमको मैं लघु सिद्धांत कौमुदी दिखा दूंगा और तुम वहां पढ़ लेना। हम भी गुरुजी देख लें भेज क्या? दीजिए ना, हम भी पढ़ेंगे। अच्छा, फिर से ठीक लिंक है। पर जुड़िए, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है। ठीक। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम।